हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। तो ये मैं आज जो वीडियो लेके आया आपके लिए, ये जो JKSSB की जूनियर स्टाफ नर्स या जूनियर ग्रेड नर्स या जूनियर नर्स का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो हम डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 2 उसके पहले आ चुके हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। हमने फीमेल मल्टीपर्पज़ का पेपर भी डिस्कस किया है जिसके 5 पार्ट हैं, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और फार्मासिस्ट का भी एक पार्ट डाल दिया हमने, तो आप वो सारा जाके चेक कर सकते हैं। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं MCQ, क्योंकि मेडिकल के जो मैक्सिमम एग्जाम है उनका सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, तो जनरल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं मेडिकल के, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होने वाली है बाकियों के लिए भी वीडियो। तो सबसे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। ठीक है, कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी है। ठीक है, जब वीडियो अच्छी लगती है आपको। तो हमने 64 क्वेश्चन जो हैं पहले 2 पार्ट में डिस्कस कर दिए हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करना पड़ता है और क्यों को समझ में नहीं आता, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। हमें 20 मिनट्स में 30 MCQs डिस्कस करने होते हैं, क्योंकि आपके पेपर भी आ गए हैं। तो आई होप कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अच्छे से तैयारी करें, प्रेशर में नहीं आना है। सबकी सेम ही तैयारी है, अगर कुछ नहीं पढ़ा तो फिर भी पढ़ें, क्योंकि कुछ पढ़ोगे तो तभी कुछ होगा। ठीक है, तो हमारा 65 जो MCQ है, 65 नंबर, ये इस वीडियो का फर्स्ट MCQ है। ठीक है, तो ये है एक क्लाइंट एडमिटेड विद मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जिसको MI बोलते हैं ना, कि हम बोलते हैं हॉस्पिटल में कोई आया कि उसको MI हो गई है। द नर्स वुड एक्सपेक्ट द फिजिशियन टू ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट टू कन्फर्म द डायग्नोसिस। ये बोल रहे हैं कि एक पेशेंट आया जिसको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, और फिजिशियन नर्स को क्या लगता है कि कौन से टेस्ट लिखने वाले हैं उनको। ठीक है, LDH, CKMB, ट्रोपोनिन, सीरम कैल्शियम, APTT, ECG या सेडिमेंटेशन रेट। तो काफ़ी सारों को ECG लग रहा होगा, लेकिन मायोकार्डियल इन्फेक्शन है गाइज, उसको काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। तो उसको क्या फिजिशियन लिखेंगे? LDH, CKMB, ट्रोपोनिन। ठीक है, ये मैं आप पे छूटता हूँ। आप LDH, CKMB और ट्रोपोनिन कौन से टेस्ट होते हैं आप उनको देख लें। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए होते हैं, उसको डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए होती है। लग रहा है उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन है मायोकार्डियल, बट उसको कंफर्म करने के लिए ये टेस्ट यूज़ होते हैं। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, और अब आगे हमारा 66 हमारा क्या है यहाँ पे? वाइल गिविंग नेजल गैवेज। गाइज नेजल गैवेज पूछ रहे हैं ये। नेजल गैवेज में आपको बता दूं क्या होता है कि थ्रू मतलब फीडिंग ट्यूब या कैथेटर टाइप जो राइल्स ट्यूब होती है उसके थ्रू किसी को फीड करवाते हैं, तो उसको बोलते हैं नेजल गैवेज। व्हाट शुड द नर्स इंश्योर अबाउट द फीड, कि फीड कैसी होनी चाहिए, नर्स को क्या इंश्योर करना है? अनरिस्ट्रिक्टिंग चॉइस, फीड शुड बी कोल्ड, फीड शुड बी हॉट, फीड शुड बी वार्म। ठीक है, तो गाइज इसका राइट आंसर जो रहेगा फीड शुड बी वार्म। तो अब यहाँ पे हॉट और वार्म के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप इसको समझ पाओगे। तो गाइज जो वार्म होता है ना, वो मतलब माइल्ड हॉट होता है, मतलब प्लेजेंट वार्म होता है। ठीक है, मतलब वो आपके लिए सही रहेगा। जैसे थोड़ा गर्म खाना होता है तो हम उसको आराम से खा सकते हैं ना, वो है ये वार्म। और हार्ड होता है एक्सट्रीमली, जिसका टेम्परेचर वेरी हाई हो, जिसको हम खा ना सकें। ठीक है, तो इसका C आंसर रहेगा। ठीक है, नहीं सॉरी, D आंसर रहेगा 66 का। और व्हाट इज़ द नेम गिवन फॉर यूट्राइन एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ये बोल रहे हैं कि जो यूट्राइन की एंडोमेट्रियम होती है, यूट्रस की जो वॉल होती है, उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम क्या बोलेंगे? यूट्राइन एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ बोलेंगे, प्लेसेंटा बोलेंगे B, या C कॉर्पस ल्यूटम बोलेंगे, या मारूला बोलेंगे D। तो मारूला में नहीं बोलेंगे, आपको पता ही है एग स्ट्रक्चर टाइप होता है। कॉर्पस ल्यूटम में बोलेंगे, प्लेसेंटा में नहीं बोलेंगे। तो आपको ये अगर नॉलेज है ना, तो आप ये आराम से सारे तीनों रिमूव कर पाओगे, और इसका आंसर रहेगा A रहेगा 67 का, डेसिडुआ बोलेंगे इसको। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा 67 का। अब आगे हमारा 68th क्वेश्चन। ठीक है, तो 68th हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ये बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय अपोनिया? अपोनिया क्या होता है गाइज? मैं बता दूं आपको, इसका मतलब होता है कि सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग की सीजेशन होना, मतलब ब्रीद नहीं आना। तो इसका मतलब क्या? आप यहाँ पे पूछ रहा हूँ आपको, अगर इसका मतलब पता चल गया अपोनिया का, तो आप आराम से इसको वो कर सकते हो। ब्रीदिंग ओनली अपराइट पोजीशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ये भी नहीं है। अब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कौन सा इनमें से? तो गाइज इसका C आंसर रहेगा, अब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, अब हमारे पास 69th क्वेश्चन है। इसमें क्या है? द टर्म यूज्ड व्हेन फीटल ब्लड वेसल्स पासिस थ्रू अ मेम्ब्रेन। ये बोल रहा है द टर्म यूज्ड व्हेन फीटल ब्लड वेसल में पासिस थ्रू अ मेम्ब्रेन एंड लाइज ओवर द इंटरनल OS इन फ्रंट ऑफ द
प्रेजेंटिंग पार्ट ड्यूरिंग लेबर इज, इसको क्या बोलेंगे हम, माल प्रेजेंटेशन, बेसापर्बिया बी, सी अब्रप्शियो प्लेंटा, मैंने आपको ये टर्म सारी पढ़ने के लिए बोला था पहले भी जो वीडियो एमसीक्यू डिस्कस किए थे। सेफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन, तो इसको क्या बोलेंगे हम गाइस 69th को, इसको हम बोलेंगे बेसापर्बिया, बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और अब हमारा आ गया 17th क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज एग्जाइन्ड बाय यूजिंग ईईजी, तो ईईजी क्या होती है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है, ईईजी होती है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो सेफेलो क्या होता है गाइस, सेफेलो का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे भी है ना सेफेल, सेफेलो का मीन होता है या सेफेल का मीनिंग हेड, ठीक है, तो सेफेल का मीन क्या होता है, हेड। तो अगर आपको एन्सेफेलो से आइडिया हो गया, ईईजी के आपको अगर इसकी फुल फॉर्म भी पता है इसका, तो अब आराम से इसको आंसर करवाओगे। तो आपको पता है एन्सेफेलो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोकार्डियोग्राम। तो इसका किडनी में नहीं है, हार्ट में नहीं हो सकता, फिर लंग्स में नहीं हो सकता, तो ब्रेन को एग्जामाइन करने के लिए यूज़ होता है ईईजी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोकार्डियोग्राम, यानी कार्डियो एन्सेफेलोग्राम, सॉरी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो अब हमारे पास है 71st क्वेश्चन, मोस्ट स्पॉटेनियस अबॉर्शंस, ये वो हो रहा है कि मोस्ट स्पॉटेनियस अबॉर्शंस जो होते हैं आर कास्ड बाय, किससे होते हैं, फिजिकल ट्रॉमा से होते हैं, अनट्रीटेड स्ट्रेस से होते हैं, कंजेनिटल डिफेक्ट से होते हैं, या फिर डी जर्म प्लाज्मा डिफेक्ट से होते हैं। ये बोल रहे हैं कि मोस्ट जो स्पॉटेनियस जो अबॉर्शंस होते हैं वो किससे होते हैं, ठीक है, तो ये जर्म प्लाज्मा डिफेक्ट्स होते हैं, उनसे होते हैं, ठीक है। अब हमारा आ गया 72nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन बाय इंसर्टिंग स्वान ग्लैंच कैथेटर, ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन की जाती है, किससे, इंसर्ट करने से, स्वान गांच कैथेटर। अब इसके बारे में पढ़ लें, ये क्या होता है कैथेटर, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, बी, सी लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन, डी राइट एट्रियम फंक्शन, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि स्वान गांच कैथेटर से कौन सी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की जाती है, तो इससे जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की जाती है वो सी रहेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन देखा जाता है स्वान गांज, ये जो है कैथेटर, ठीक है, हार्ट का। अब हमारा 73rd में एमसीक्यू है, इसमें इन्होंने दिया हुआ है ए पिग स्किन ग्राफ्ट अप्लाइड टू बर्नड एरियाज इज अ, ये बोल रहे हैं एक पिग स्किन ग्राफ्ट जो अप्लाइड किया जाता है किसमें, बर्न एरिया का, वो कौन सा है, आइसोग्राफ्ट बोलेंगे हम उसको, होमोग्राफ्ट बोलेंगे, हिट्रोग्राफ्ट बोलेंगे या एलोग्राफ्ट बोलेंगे, तो गाइज उसको सी हिट्रोग्राफ्ट बोलेंगे हम, ठीक है। बाइल क्लीनिंग डेंचर्स, डेंचर पता ना आपको, जो डेंटल वाले लगाते हैं वो टिथ वगैरह लगा के उसको पूरा जॉ लगा देते हैं, ठीक है, ऊपर फिक्स करते हैं, तो वो रहा है बाइल क्लीनिंग डेंचर, उनको हमें क्लीन करना है। बीच टाइप ऑफ वाटर इज यूज टू प्रिवेंट फ्रिक्शन विद द माउथ, हमें कौन सा पानी यूज़ करना चाहिए जिससे उसमें फ्रिक्शन नहीं हो माउथ में, हमें मतलब लगे नहीं ऐसे हमारे फ्रिक्शन नहीं हो हमारे माउथ के साथ। हॉट वाटर यूज़ करना चाहिए, ए, या बी कोल्ड वाटर यूज़ करना चाहिए, या सी ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करना चाहिए, डी या नॉर्मल वाटर। तो इसमें 74th का गाइज बी रहेगा, हमें कोल्ड वाटर यूज़ करना चाहिए डेंचर्स जो होते हैं उनको साफ करने के लिए। अब हमारा आ गया 75th क्वेश्चन, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं हमें कि विच ग्लैंड रेगुलेट्स द रेट ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी सेल्स, कि कौन सा ग्लैंड जो है वो रेगुलेट करता है ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स, पिट्यूटरी, लिवर, थायराइड, अडर्नल। तो गाइज इसका आंसर सी है 75th का, थायराइड ग्लैंड, ये रेगुलेट करता है ऑक्सीजन, ठीक है। अब आ गया हमारा 76, सबसे इजी क्वेश्चन है, इजीएस्ट। आप लोगों की ये क्या मजाक कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं हमें कि हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, सॉरी बोन्स होती हैं, 202, 206, 210, 214। तो गाइज इसका आंसर क्या रहने वाला है, 206, ये हमारा बी इसका आंसर रहेगा। आप मुझे बताएं कि जब चाइल्ड बोर्न होता तो उसमें कितनी बोन्स होती हैं, प्लीज़ कमेंट करें आप, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए कि कितनी बोन्स होती हैं उसमें। तो अब हमारा आ गया 77th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस टाइप बिलोंग्स टू डीएनए वायरस, वो रहे हैं कि इनमें से कौन सी हेपेटाइटिस है जो डीएनए वायरस को बिलोंग करती है। तो गाइज हेपेटाइटिस ए, बी, हेपेटाइटिस बी, सी, हेपेटाइटिस सी, डी, हेपेटाइटिस डी, तो कौन सी है गाइज, इसमें से बी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है।
हेपेटाइटिस बी है जो बिलोंग करती है DNA वायरसेस को। और अब हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारे पास 78th, द डाइटरी रिच सोर्स ऑफ फॉर विटामिन B1 आर। B1 विटामिन कौन सा है गाइज, मैंने बताया था आपको पहले भी जो MCQ डिस्कस किए हैं, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। तो B1 जो होता है वो थायामीन होता है, ठीक है, थायामीन, विटामिन थायामीन उसका नाम है। तो वो रहा है कि डाइटरी रिच सोर्स फॉर विटामिन B1 कौन सा है, ड्राइड यीस्ट एंड राइस पॉलिशिंग, होल सीरियल्स एंड लेग्यूम्स, फ्रूट्स एंड मिल्क, मीट एंड फिश। तो गाइज ये बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे होते ईजी हैं पर मतलब आंसर करना डिफिकल्ट होता है। तो गाइज इसका ए आंसर रहेगा 78th का, ड्राइड यीस्ट एंड राइट पॉलिशिंग रिच सोर्स है किसका, विटामिन B1 का। तो आपने पढ़ा होगा तभी आप आंसर पक्का कर पाओगे, या ये वीडियो देखी होगी MCQ तो तभी, अगर ऐसा ही सेम आ गया तो। अब हमारा 79th MCQ है गाइज, ये पूछ रहे हैं द इनहेलेशन मेथड ऑफ यूजिंग फ्यूम्स फ्रॉम वोलेटाइल ड्रग्स और बर्निंग ड्रग्स इज नोन एज। नेबुलाइजेशन बोलेंगे उसको हम, ड्राई इनहेलेशन बोलेंगे, मोस्ट इनहेलेशन बोलेंगे, मिक्स्ड इनहेलेशन बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे उसको हम, ड्राई इनहेलेशन बोलेंगे इसको। अब आ गया हमारा 80th क्वेश्चन, इन अ प्रेग्नेंट वुमेन द वेट ऑफ द प्लेसेंटा एट टर्म इज। बोल रहे हैं एक प्रेग्नेंट वुमेन है, द वेट ऑफ प्लेसेंटा कितना होगा एट टर्म, एट टर्म पूछा है गाइस, कितना होगा प्लेसेंटा का वेट, ए 500 ग्राम्स, 750 ग्राम्स, बी सी 1000 ग्राम्स, डी 1250 ग्राम्स। क्या होगा, तो गाइज इसका ए आंसर होगा, 80 का राइट आंसर, 500 ग्राम्स होगा प्लेसेंटा एट टर्म, डेट ऑफ प्लेसेंटा एट टर्म, ठीक है। अब आ गया हमारा ये, द पल्स बीट्स दैट मिस एट रेगुलर इंटरवल्स बट दैट देन रिकवर एज कॉल्ड। हो रहे हैं कि पल्स बीट है जो रेगुलर इंटरवल्स पे क्या हो रही है, मिस हो रही है और फिर रिकवर हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, पल्स अल्टरनेट बोलेंगे, इंटरमिटेंट पल्स बोलेंगे, बाउंडिंग पल्स बोलेंगे, बाईजेमिनल पल्स बोलेंगे। तो उसका इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस, बी रहेगा। हम उसको क्या बोलेंगे, इंटरमिटेंट पल्स। इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लें, ठीक है, आपको तो आंसर ही करना है वहाँ पे, प्रोनाउंसिएशन इतनी मैटर नहीं करेगी पर करती है लाइफ में। तो गाइस ये आ गया, द टाइप ऑफ अनीमा यूज्ड फॉर रिलीविंग इन्फ्लेमेशन इज। ये बोल रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन को रिलीव करने के लिए कौन सा टाइप का अनीमा यूज होता है। मैंने अनीमा आपको पढ़ने के लिए बोला था पिछली वीडियो, अगर आपने देखी होगी यूनिट स्टाफ नर्स की। गाइज रिलेटेड होते हैं सारे, मेडिकल का एग्जाम है, रिलेटेड होंगे MCQs। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि ये कैसे भी पुराने एग्जाम में पूछे गए MCQs है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा अनीमा यूज किया जाता है फॉर रिलीविंग इन्फ्लेमेशन इन, ठीक है। वो रहा है द टाइप ऑफ अनीमा यूज फॉर रिलीविंग इन्फ्लेमेशन इज कार्मिनेटिव अनीमा, परगेटिव अनीमा, अस्ट्रिंजेंट अनीमा, वेरियम अनीमा। कौन सा अनीमा यूज होगा इसमें से, तो गाइज इसका आंसर रहेगा सी, अस्ट्रिंजेंट अनीमा। अगर आपने पढ़ा होगा MCQ में, मैंने बोला था अनीमा के बारे में पढ़े पिछली वीडियो में, तो अगर पढ़ा होगा तो आप आराम से आंसर कर पाओगे इसको, ठीक है। अब आगे हमारा 83rd, द स्टेज ऑफ लेबर फ्रॉम द बर्थ ऑफ द प्लेसेंटा टिल 1 आवर इज कॉल्ड। ये बोल रहा है कि स्टेज ऑफ लेबर फ्रॉम द बर्थ ऑफ द प्लेसेंटा टिल 1 आवर इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। क्या बोलते हैं हम उसको, ऐसे उसको हम डी फोर्थ स्टेज बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्चर्स इंडिकेट्स ग्रेट पेन ऑन ब्रीदिंग एंड ब्लड में आल्सो बी कफ्ड अप। बोल रहा है कि एक पर्सन है जिसको इंजरी हुई है, ठीक है, इंजरी हुई है, उसको क्या है, फ्रैक्चर्स आए हैं और वो इंडिकेट कर रहे हैं, क्या इंडिकेट करेंगे, वो उसको बड़ी ज़्यादा दर्द हो रही है और सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है और ब्लड में क्या है, ब्लड आ रहा है किसमें, जब वो खांसी कर रहा है, कफ कर रहा है तो ब्लड आ रहा है। तो फ्रैक्चर ऑफ स्पाइन रिप्रेजेंट करेगा या फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल, फ्रैक्चर ऑफ द रिब्स, फ्रैक्चर ऑफ द स्कल। तो गाइज उसको फ्रैक्चर जो है रिब्स में होगा, रिब्स इसका राइट आंसर रहेगा, तभी उसको ब्रीदिंग में पेन आ रही है क्योंकि ब्रीदिंग में रिब्स का काफ़ी रोल रहता है, ठीक है, वो एक्सपेंशन जाम जो होता है हमारा, ठीक है, उसमें, ठीक है। अब हमारा आ गया MCQ 85th, व्हाट इज पल्स प्रेशर। बोल रहा है पल्स प्रेशर क्या होता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडिकल पल्स, सी द वॉल्यूम आउटपुट ऑफ द राइट वेंट्रिकल, डी वॉल्यूम आउटपुट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। तो ये हो रहा है पल्स प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो गाइज इसका आंसर जो रहने वाला है 85th का ये ए रहेगा, सॉरी 85th का, हाँ 85th का ए आंसर रहने वाला है, ठीक है। डिफरेंस होगा किसके बीच में, बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर। ब्लड प्रेशर होता है ना सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, ठीक है। तो प्रेशर कौन सा होगा, जैसे आपका BP अगर 110 है, ठीक है, सिस्टोलिक BP आपका कितना 110 ऑफ mmHg, इसका वो यूनिट है, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं mmHg। तो ये कौन सा आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर आपका
80 है, 80 mm ऑफ Hg है। इसके बीच में 80 में से हम माइनस करेंगे 110 में से माइनस करेंगे 80, तो क्या निकलेगा हमारा पल्स प्रेशर निकलेगा। कितना है 20 + 10 30 आएगा पल्स प्रेशर हमारा, इसको बोलेंगे हम पल्स प्रेशर, ठीक है। तो गाइज अब हमारा 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमोलियंस इज कॉमनली यूज्ड फॉर माउथ वॉश। बोल रहे हैं एमोलियंस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए पहले, ये क्या होते हैं जो एज ए मॉइस्चराइजेशन या लुब्रिकेंट यूज होते हैं हमारे माउथ में, उनको हम एमोलियंस बोलते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज माउथ वॉश, कौन सा यूज़ किया, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, लिक्विड पैराफिन। तो ये डी इसका आंसर रहेगा, लिक्विड पैराफिन। अब हमें ये पूछ रहे हैं ये डार्क 87वां क्वेश्चन है हमारा, ये पूछ रहे हैं ए डार्क ब्राउन स्किन डिस्कलरेशन सीन ऑन प्रेग्नेंट वुमेन्स फेस एंड फोरहेड इज नोन एज। बोल रहे हैं कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है, उसके फेस पे ना डिस्कलरेशन आती है ना, ब्लैक ब्लैक पैचेस वगैरह आते हैं, दिख रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ठीक है। क्लास्मा बोलेंगे, हैगर्स साइन बोलेंगे, बी पाल्मर साइन बोलेंगे, या डी लीनियस निग्रा बोलेंगे। तो गाइज उसको हम क्लासम बोलेंगे। ए इसके बारे में पढ़ लें आप क्या होता है ये, ठीक है। होता क्या है वही बताया, जो डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, डार्क स्पॉट टाइप आ जाते हैं फेस पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डेफिशिएंसी काजेज डिफार्विज्म। बोल रहे हैं डिवार्फिज्म पता ना आपको, जिसमें हाइट छोटी होती है, हाइट कम होती है, उसको गिंगाटिज्म तो डिफार्विज्म होता है जिसमें हाइट कम हो बंदे की। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डेफिशिएंसी काजेज डिफार्विज्म, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, सी क्रोमियम, जिंक। कौन सा डिफार्विज्म काज करेगा, तो ये जिंक होगा गाइज, इसका डी, ठीक है। पढ़ लें आपके इसका हाइट में रोल होगा शायद कुछ जो ग्रोथ में। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्पेशलाइज्ड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। बोल रहा है कि इनमें से कौन सी की स्पेशलाइज्ड करेक्टरिस्टिक्स है, इरिटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। टेंडन्स की है, न्यूरॉन्स की है, टिश्यूज़ की है, या न्यूरोग्लिया की है, किसकी है इसमें से, ठीक है। तो गाइज इसका आंसर है न्यूरॉन्स, बी इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो अब हमारा आ गया 90th क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, ठीक है। 19th नहीं, इसको बोलेंगे 90, ठीक है। ये पूछ रहे हैं यहाँ पे हमें एलर्जिक राइनाइटिस इज आल्सो कॉल्ड एज। बोल रहे हैं एलर्जिक राइनाइटिस इज आल्सो, हम आपने अगर पहले एमसीक्यू देखे होंगे ना, तो उसमें मैंने बताया राइनाइटिस क्या होती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है एलर्जिक राइनाइटिस है, उसको क्या बोलेंगे हम, येलो फीवर बोलेंगे, क्यू फीवर बोलेंगे, डी स्वाइन फ्लू बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम उसको। तो गाइज इसका आंसर है हे फीवर बोलेंगे हम उसको। अब हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है विच आर द मोस्ट कन्वीनियंट वेन्स फॉर ए नर्स टू गेट वेनी पंक्चर ऑफ अडल्ट क्लाइंट। ये बोल रहे हैं कि एक नर्स को क्या करना है, वेन पंक्चर करना है तो अडल्ट क्लाइंट का, उनमें से कौन सा इसमें से सही ऑप्शन रहेगा, डॉर्सल मेटाकार्पल वेन्स, बेसिलिक एंड मीडियन क्यूबिटल वेन्स, रेडियल एंड स्काल्प वेन्स, सफेनियस एंड सेफेलिक वेन्स। तो कौन सा रहेगा बेस्ट, इसका बी आंसर रहेगा गाइज 91 का, बेसिलिक एंड मीडियन क्यूबिटल वेन्स उसके लिए सबसे सही रहेंगी वेन पंक्चर करने के लिए। तो अब आ गया हमारा 19, द मिक्स्ड क्रेनियल नर्व विच कैरीज आउट द फंक्शन ऑफ च्यूइंग एंड सेंसेशन ऑफ द फेस इज। वो रहा है कि मिक्स्ड क्रेनियल नर्व है एक जो कैरी आउट करती है क्या, फंक्शन ऑफ च्यूइंग एंड सेंसेशन ऑफ फेस। कौन सी, अल्फैक्टरी नर्व्स, आपको पता होगा किसके लिए होती है, ट्राइजेमिनल नर्व, एसेसरी नर्व के बारे में आप पढ़ लें, हाइपोग्लोसल नर्व। तो इसका 92 का राइट आंसर क्या रहने वाला है गाइज, ओल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। तो सॉरी गाइज यहाँ पे थोड़ा इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर बी रहने वाला है, ट्राइजेमिनल नर्व। अब नर्व के बारे में पढ़ लें, ठीक है। अब पूछ रहा है व्हाट इज द अप्रोप्रिएट पोजीशनिंग फॉर ए क्लाइंट विद डिस्पीनिया। एक क्लाइंट है, ये बोल रहे हैं उसको क्या है डिस्पीनिया। डिस्पीनिया क्या हो गया, क्या होता है डिस्पीनिया, उसको ना उसमें प्रॉब्लम आ रही है, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग या लेवर्ड ब्रीदिंग, उसको प्रॉब्लम आ रही है ब्रीदिंग में, तो उनके लिए कौन सी पोजीशन सही रहेगी, सिम्स, सुपाइन, सुपाइन हम सर्जरी में यूज़ करते हैं, या ऑर्थोपेनिक, ट्रेंडलबर्ग, कौन सी पोजीशन सही रहेगी। तो इसका 93 का आंसर रहेगा गाइज, सी रहेगा इसका आंसर, सी उसके लिए सही रहेगी। तो गाइज हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यू, आफ्टर ओवल्यूशन द एग इज बिलीव टू रिमेन वाइबल फॉर। वो रहा है कि एग का जब ओवल्यूशन हो जाता है, पता ना ओवल्यूशन क्या होता है, एग का रिलीज हो जाता है, वो कितने दिन के लिए वाइबल रहता है, ठीक है। 1 to 10 आवर्स, ए, बी 12 to 20 आवर्स, सी 24 to 36 आवर्स, 48 to 72 आवर्स। तो गाइज इसका सी आंसर रहने वाला है 24 to 36 आवर्स वो एग जो है वो वाइबल रहता है, ठीक है। अब आ गया हमारा ये 95th क्वेश्चन, व्हेन पेशेंट हैज़
हेमेटूरिया, हेमटूरिया बोल रहे हैं पेशेंट को, हेमटूरिया 2 वर्ड से बना है, ब्लड और यूरिया। द नर्स शुड ऑब्जर्व फॉर, नर्स को क्या ऑब्जर्व करना है, एसीटोन इन द यूरिन, ग्लाइकोयूरिया, डायरिया, ग्रॉस ब्लड इन द यूरिन। तो क्या होगा, हेमेटोयूरिया, हेमेटूरिया, यहीं से पता चल रहा है ब्लड होगा इसमें, यूरिन में। तो 95 का आंसर रहेगा डी। तो गाइज ये थे हमारे 30+ MCQs जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, उसी पे डिपेंड करेगी कि सेकंड वीडियो आनी है कि नहीं, क्योंकि ऐसे टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप देखो नहीं तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि JKSSB के प्रीवियस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। हाँ, एक बात भूल गए आप, क्या, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।